इकोनॉमिक वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री वैभव सांघवी, सीईओ आस्क हेज सॉल्यूशंस के। वैभव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक प्रश्न यही है, ये लाल रंग कब हमें छोड़ेगा और छोड़ने से पहले कितना निचोड़ेगा? कल वैभव जी बाजार का बिहेवियर जो नज़र आया ना, कल एम्फी के आंकड़ों में है ना, जो आपको धीमापन नज़र आया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप स्लाइटली वरीड हैं क्या? सितंबर 2024 से हमारे इस पूरे डाउनसाइड को सिक्योर करने में बहुत हद तक डोमेस्टिक मनी का एक बड़ा हाथ रहा है। अगेंस्ट ऑल सेल फिगर्स, वाइल्ड सेल फिगर्स फ्रॉम एफआईएस, उसके अगेंस्ट डीआईएस का एक बड़ा वाइल्ड बाइंग फिगर होता है, वो आपके डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करता है। इन नंबर्स से आपको क्या सजेशन मिल रहा है, मतलब कैसे रीड करना चाहिए इन नंबर्स को? आई थिंक यस, हमने देखा येस्टरडे के नंबर थोड़े उसमें गिरावट देखी हमने, बट एक मंथ के नंबर से मैं कंक्लूजन नहीं लूंगा फ्रॉम अ मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द मंथ थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट आई थिंक वंस मार्केट एक बार स्टेबलाइज हो जाता है और ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी स्टेबलाइज हो जाती है तो ये फ्लो वापस रिज्यूम होना ही है। नाउ कितने पेज से रिज्यूम होता है, आगे जाके कैसा रुझान होगा, वो थोड़ा मुश्किल है कहना, बट अदरवाइज आई थिंक डायरेक्शन इज वेरी क्लियर। हाउस होल्ड सेविंग्स और फाइनेंशियल सेविंग से हम काफी इंक्रीज्ड एलोकेशन देख रहे हैं टुवर्ड्स इक्विटीज एज एन एसेट क्लास। सो उस हिसाब से ये कंटिन्यूड रहेगा। हालांकि मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक ये कहना चाहिए कि इंडिया एक कैपिटल स्टार्व्ड इकोनॉमी है और हमें कांस्टेंट कैपिटल की जरूरत है टू ग्रो ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, और अचीव करने के लिए जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 2047 तक हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बननी है, तो उसके लिए काफी कैपिटल लगने वाला है। हर एक मेजर दिखना चाहिए कि हम कैपिटल कैसे बढ़ाएं, वो ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट और फॉरेन फ्रंट। ओके वैभव जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। तो 2047 का जो लक्ष्य है एक विकसित भारत बनने का, उसके आगे तो हम कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है बाजार में कौन से स्पेस इस पूरे प्रोसेस को सपोर्ट कर सकते हैं? एक आध स्पेस जहां पर आप काफी बुलिश हो? अगर हम देखें तो जीडीपी कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर हमने इतनी अच्छी रिकवरी नहीं देखी है ओवर द लास्ट 25-30 इयर्स इन दैट सेंस एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। और जिस हिसाब से मेजर्स लिए गए हैं फॉर द लास्ट 3 to 5 इयर्स, इंक्लूडिंग मेक इन इंडिया प्रोग्राम, PLIs, और जिस हिसाब से फोकस आ रही है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट, द ओवरऑल सेक्टर हमें लगता है कि ये ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स बेहतरीन रहेंगे। और अभी उसमें दिस अ वेरी वाइड सेक्टर एंड अ लार्ज सेक्टर, और उसमें काफी बिट्स एंड पीसेस हैं जहां हम टेलविंड्स भी और देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जो आएगा और रहने वाला है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो एनी एंसिलरी इंडस्ट्री रिलेटिंग टू से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और खास करके हम देखें तो डेटा सेंटर की बात करें तो ये हमें लगता है काफी बड़ी टेलविंड्स है, और जो भी इंडस्ट्रीज उसकी एंसिलरीज हैं हमें लगता है कि अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। ये एक इंडस्ट्री है। सेकंड है बैंकिंग। हमें लगता है कि करंट प्रेशर जो हम बैंकिंग में देखे हुए हैं फॉर द लास्ट 1.5 to 2 years, वो मोर देन फंडामेंटल्स, आई थिंक वो टेक्निकल रीजन है जहां FPI की काफी बड़ी ओनरशिप रही है, और इसके कारण हमने काफी प्रेशर देखा है इनकी क्वालिटी के कारण। फंडामेंटली दे हैव डन वेरी वेल, वैल्यूएशन कंप्रेस हुए हैं। सो मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि ये और एक सेक्टर है जो यहाँ से लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ओके अच्छा वैभव जी, एक प्रश्न और आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि कई बार ना जहाँ पैसा बन रहा होता है वहाँ से एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर और एक सही वक्त पे आपको निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेटल्स में ये साइकिल 1 साल की नहीं रही,
2 साल की नहीं रही, 6 साल की रही ऑलमोस्ट। 2020 से अगर आप देखें द शार्पेस्ट मूव एवर इन दिस सिक्लिकल स्पेस मेटल्स में, और मेरे ख्याल से कितना हुआ, महीने भर हुए, 15 दिन हुए इसके अनवाइंडिंग को और रिट्रेसमेंट को, और थोड़ा बहुत जो पेन बढ़ा है। क्या मेटल से एग्जिट करना चाहिए कि अगर आपका पोजिशनली अच्छा पैसा बनाया तो वीरेंद्र, अगर हम मेटल्स एज ए सेक्टर देखते हैं तो हमेशा हमारे लिए, बिकॉज इट इज हाईली सिक्लिकल और ट्रेडिंग ओरिएंटेड सेक्टर, ये हम लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं देखते हैं। और अगर हम देखना भी है तो हम ऐसे तौर पे देखेंगे जहां उसकी प्राइस टू बुक वैल्यूएशन बिलो बुक मिलती है जनरली। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर हम प्राइस टू बुक के मल्टीपल्स देखते हैं और काफी और पैरामीटर्स को देखते हैं, तो आई थिंक दे आर ट्रेडिंग टुवर्ड्स द एक्सपेंसिव साइड और द रिचर साइड ऑफ द वैल्यूएशंस। ऑफ कोर्स मेटल प्राइसेस की टेलविंड है, स्प्रेड्स की टेलविंड है, बट ये आई थिंक टू सम एक्सटेंट फैक्टरिंग हुए हैं फ्रॉम द सेक्टर पर्सपेक्टिव। मैं ये कंटिन्यू व्यू रखूंगा कि ये सेक्टर ट्रेडिंग सेक्टर है रादर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ड्रिवन सेक्टर। सो इस हिसाब से कोई भी निवेशक को देखना चाहिए। ओके वैभव जी, अगर मैं मेटल से ही प्रेशियस मेटल्स पर पूछूं प्रश्न, गोल्ड और सिल्वर अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, तो जिन्होंने वो रैली मिस की, क्या एक मौका है इन लेवल्स पर वो सोचें गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश का, या फिर थोड़ा और वेट करना चाहिए? आपका आउटलुक क्या कहता है? गोल्ड एंड सिल्वर में फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आई थिंक दिख रहा है कि थोड़ा मोमेंटम ब्रेक हुआ है। इन एडिशन टू दैट हमारा अप्रोच ये जनरली रहता है कि फ्रॉम अ पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छा टूल होता है टू सी टू दैट के अलग अलग मार्केट कंडीशन में योर पोर्टफोलियो इज काइंड ऑफ स्टेबलाइज्ड। सो टू सम एक्सटेंट हर एक हाउस होल्ड का गोल्ड एंड सिल्वर में नेचुरल एक्सपोजर्स रहे हैं आज तक। सो इंक्रीमेंटली कीप ऑन इंक्रीजिंग द गोल्ड probably doesn't warrant that kind of attention. So I would probably say कि वो पोर्टफोलियो अप्रोच से देखें rather than saying कि चलो भाव घट गए हैं तो probably यहाँ से हम और थोड़ा खूब खरीद लो। That would be not be my probably approach here. अच्छा वैभव जी, अभी तो मैंने आपसे फेरस नॉन फेरस से बात करी, ये गोल्ड पे लग क्या रहा है? गोल्ड पे आपका सेंस क्या कह रहा है? क्योंकि गोल्ड ईटीएफ से भी थोड़ा सा पैसा एग्जिट हुआ है ना। अच्छा सॉरी, मैं गोल्ड पे अगर आप देखें प्रश्न का उत्तर आप दे चुके हैं, मैं थोड़ा सा डेविएट करता हूँ, मैं एक थोड़ा सा मिड कैप में ड्रिफ्ट करता हूँ, है ना। सिंस मैं अभी कुछ देर से मेटल्स के बारे में पढ़ रहा था, केमिकल्स के बारे में पढ़ रहा था, एक और बास्केट जिसमें मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर से नंबर्स फिर भी ठीक हुए थे, है ना, वो थे केमिकल। लुक एट एसआरएफ, यूपीएल अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, बट केमिकल पे आपका टेक क्या इस वक्त? केमिकल्स आई थिंक 2 important वेरिएबल्स है। वन कि चाइना का प्रोडक्शन सप्लाई कैसा है, और सेकेंड कि ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ कैसा है। ऑफ कोर्स द इनपुट प्राइसेस आल्सो मैटर। सो आवर टेक इज के बिकॉज के सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स काफी हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस एलिवेटेड हैं, तो मेटल और केमिकल प्राइसेस आई थिंक थोड़े एलिवेटेड रह सकते हैं। ऑफ कोर्स इट डजंट मीन कि सिस्टम वाइड इन्वेंट्री करेक्ट हुई है। सो लास्ट 2 क्वार्टर में हालांकि अच्छे नंबर्स आए हैं। हमारा फोकस एज अ फंड विल ऑलवेज बी कि फ्रॉम अ फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट कहाँ सुधर रहा है, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ग्रोथ सुधर रहा है, सिचुएशन स्टेबलाइज हो रही है। बिकॉज केमिकल सेक्टर ऐसा सेक्टर है, अगेन इट्स अ सिक्लिकल सेक्टर, बट इट्स अ सेक्टर में जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ग्लोबल ग्रोथ होती है, वहां वो मैक्सिमम प्रॉस्पर करते हैं। लास्टली चाइना प्लस वन एक इन्वेस्टमेंट थीसिस भी रही है जनरली, बट आई थिंक it is yet to play out in our view. We will have to wait for the numbers to come into those kind of names, and then we'll probably take a call. ओके वैभव जी, मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में आपने मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और ये पूरे पावर इक्विपमेंट के स्टॉक्स बताए या स्पेसेस बताएं कहें, और साथ ही आपने बैंकिंग स्पेस पर भी अपना नजरिया रखा था जहां पर आप पॉजिटिव हैं। ये फार्मा हेल्थ के स्पेस कैसा लगता है सर आपको? क्योंकि जब मार्केट कमज़ोर था तब भी इन सारे स्पेसेस ने सहारा दिया था, तो हाल फिलहाल में क्या आपने फार्मा और हेल्थ के में अपना एक्सपोजर बढ़ाया हो? क्या यहाँ पर आउटलुक आपका?
श्रेया, आई थिंक फार्मा सेक्टर जब हम देखते हैं तो आई थिंक उसको हम सेग्रीगेट करें फ्रॉम जेनेरिक फार्मा विच इज यूएस बेस्ड, फार्मा कंपनीज विच आर लोकल एक्सपोजर बेस्ड, देयर आर हेल्थ केयर कंपनीज एंड लास्ट के सीडीएमओस मैं अलग सेगमेंट से रखूंगा। जिस हिसाब से पॉलिसी फ्रेमवर्क है वहां हमें लगता है कि सीडीएमओ एज अ सेगमेंट में काफी बड़ी टेलविंड है। एट द सेम टाइम हेल्थ केयर सेगमेंट में हमने अगर नतीजे देखे फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स तो आई थिंक वो इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा दिख रहा है। और जब हम लास्टली जब जेनरिक फार्मा में एज अ स्पेस देखते हैं तो हम डिस्टिंक्टली 2 बकेट्स में डिवाइड करेंगे। जो अभी तक रेवलीमेड एज अ ड्रग में उनको फायदा हुआ है, अच्छे नंबर्स आए हैं, हम उसको थोड़ा कॉशियस देखेंगे प्योरली बिकॉज उसकी अपॉर्चुनिटी अभी खत्म हो रही है। और 2 नॉन रेवलीमेड जिसकी सेमाग्लोटाइड पे काइंड ऑफ अच्छा एक्सपोजर है, वहां हमें लगता है कि यहाँ से आगे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो काफी बॉटम अप ड्रिवन सेक्टर है, बट टेलविंड्स अगर हम देखते हैं तो सीडीएमओ में हमें दिखते हैं। ओके अच्छा वैभव जी, हम डिफेंस पे आपसे इस मंच पे कई बार बात कर चुके हैं, है ना? लेकिन पिछले 6 महीने में, साल भर में ये बातें बहुत होने लगी हैं कि एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत सारी कंपनियों को, इनफैक्ट कुछ कंपनियों पे अब सरकार ने पेनलाइज भी किया है कि आपने डिलीवरी टाइम पे नहीं करी ना। मैं स्टॉक स्पेसिफिक होकर नहीं बात करूंगा, पर आपको लगता है कि अब थोड़ा डिफेंस में भी आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, जहां एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है, जहां एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक तो है ही लेकिन स्ट्रांग है, स्ट्रांग मार्जिन्स है, क्या उस पर फोकस कर रहे हैं? आई थिंक मैक्रो पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी फ्रॉम अ जियोपॉलिटिक्स स्टैंड पॉइंट हो रहा है, फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट, आई थिंक हर एक कंट्री का डिफेंस बजट आई थिंक इज गोइंग टू रिमेन एलिवेटेड। अगर डिफेंस बजट्स एलिवेटेड रहने वाले हैं तो हमें लगता है कि डिफेंस कंपनीज फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव विल स्टिल काइंड ऑफ मेक वे टू द पोर्टफोलियोज। ऑफ कोर्स फ्रॉम बॉटम अप पर्सपेक्टिव जैसे आपने कहा, एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू बी पैरामाउंट। सो जो कंपनीज जिसका मार्केट अच्छा है और एग्जीक्यूशन साथ में इक्वली गुड है, तो आई थिंक वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए फ्रॉम अ नंबर स्टैंड पॉइंट। और आई थिंक मेरिट बनता है एज अ सेक्टर फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव टू कीप इट इन द पोर्टफोलियो। ओके, बहुत शुक्रिया वैभव जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड।